कोई भी इसको लागू करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। जानते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ? पुलिस मुझे चोर डकैत जैसे किसी अपराधी की तरह घर से ले गई थी कि जहां 288 करोड़ रुपए खर्च होने थे, वहां खर्च हुए 1600 करोड़ रुपए। 2 दिन हिरासत में भेजने की बात कहकर 2 साल 10 दिन तक जेल में रखा गया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण देते हुए कहा, गारंटी दे रहा हूं कि देश में 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हो जाएगा। 29 जनवरी को शांतनु ठाकुर ने यह भी दावा किया कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में CAA लागू होगा। उनका यह बयान अमित शाह के बयान के कुछ दिनों बाद आया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कभी कभी ममता बनर्जी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि देश में CAA लागू होगा या नहीं। इस पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि CAA देश का कानून है और कोई भी इसको लागू करने से नहीं रोक सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, पहले नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इसे केवल राजनीति के लिए छीन लिया गया है। वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वे नागरिकता किसी को तो देना चाहते हैं और किसी को इससे वंचित करना चाहते हैं। यदि किसी समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे समुदाय को भी मिलनी चाहिए। यह भेदभाव गलत है। एक सीनियर अफसर के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले ही CAA लागू करने के पहले चरण के तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जल्द ही सरकार CAA के नियम भी जारी कर देगी। जैसे ही ये नियम जारी हो जाते हैं, इसके बाद इस कानून को भी लागू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले ही इस कानून को लागू कर देंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, इसे आप असम में जो लागू किया गया था, जिससे एक ड्राफ्ट भी सामने आया है, उसके आंकड़ों से पता कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। जाहिर है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। आपको आवेदन करते वक्त ये बताना होगा कि किस साल दस्तावेजों के बिना आपने भारत में प्रवेश किया था। हालांकि आपसे कोई दस्तावेज अभी नहीं मांगे जाएंगे। अब बात असम में लागू किए गए CAA कानून की। CAA और NRC है क्या, ये जान लेना भी जरूरी है। CAA भारत में अवैध तरीके से निवास कर रहे प्रवासियों के लिए लागू होता है, जिस पे नागरिकता नहीं होती, और ये किसी भी भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता। वहीं NRC एक रजिस्टर है जिसमें केवल भारतीय नागरिकों का रिकॉर्ड होता है, यानी जिसकी नागरिकता सिद्ध हो जाती है। बाकी जिनको नागरिकता नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से, उनको इस रजिस्टर से बाहर रखा जाता है। NRC पहली बार 1951 में असम में भारत में जन्मे लोगों और उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के प्रवासियों की पहचान के लिए बनाया गया था। अब इसमें जो विवादित प्रावधान है वो ये कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी 6 समुदायों के ऐसे लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने के नियमों में छूट दी जा रही है। शुरू में लग रहा था कि यह कानून खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम को प्रभावित करेगा, जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, मगर केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजी के बाद लगता है कि पूरा भारत इसकी चपेट में आएगा। यह बात है साल 2013 की। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के रजिस्टर को अपडेट करने के लिए असम में इसे शुरू करने के निर्देश जारी किए। यह आदेश असम पब्लिक वर्क्स नाम के एक NGO द्वारा दायर याचिका पर आधारित था। इसका पहला ड्राफ्ट वर्ष 2018 में जारी किया गया था। उसके बाद साल 2019 में बड़ी मशक्कत और सरकारी पैसे की बर्बादी के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई, जिसे बाद में त्रुटिपूर्ण बता दिया गया। इस लिस्ट में वे लोग शामिल थे जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के निवासी थे या उनके वंशज अपनी भारतीय नागरिकता स्थापित कर सकते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। जानते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ? इन 3.3 करोड़ आवेदकों में से लगभग 19 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के कारण इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इन 19 लाख लोगों में करीब 11 लाख मुस्लिम थे और 6 लाख हिंदू आबादी के लोग थे। तो सवाल यह है कि क्या ये 6 लाख हिंदू भी बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी हैं?
जब यह रजिस्टर तैयार किया जा रहा था तब गोदी मीडिया आसाम में इस उम्मीद के साथ वहां पहुंच रही थी कि वहां हिंदू मुस्लिम का कुछ फुटेज मिलेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा ही। वहां 6 लाख हिंदू निकल आए। असम में सीएए का मकसद ये था कि जो बंगाली हिंदू वहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके साधनों का भक्षण कर रहे हैं, उन्हें यहां से बाहर कर दिया जाए। और ये सब वहां की सरकार और प्रशासन की देख रेख में हुआ। असमिया अस्मिता को जिंदा रखने के लिए लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया, प्रताड़ित किया गया। इन्हीं में से एक थी 51 वर्षीय दुलुबी बीबी। वो कहती हैं, पुलिस मुझे चोर डकैत जैसे किसी अपराधी की तरह घर से ले गई थी। 18 अप्रैल 2018 की वो शाम कहर बनकर आई। उधारबौन थाने से आकर पुलिस मुझे साथ ले गई। पहले थाने में बिठाया, फिर सिलचर ले जाकर बॉर्डर एसपी के सामने खड़ा कर दिया। 2 दिन हिरासत में भेजने की बात कहकर 2 साल 10 दिन तक जेल में रखा गया। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 8 साल तक संघर्ष करने वाली 51 साल की दुलुबी बीवी जब ये बता रही थीं, तो उनके चेहरे से बेबसी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। जिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल यानी एफटी कोर्ट ने दुलुबी बीवी को 20 मार्च 2017 को विदेशी नागरिक बताया था, गुवाहाटी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उसी ट्रिब्यूनल ने उसे भारतीय नागरिक भी घोषित किया है। अनथक भागदौड़ और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दुलुबी बीबी ने अपनी भारतीय नागरिकता फिर से हासिल कर तो ली, लेकिन सिलचर जेल में बिताए वो 2 साल उनके मन मस्तिष्क में ऐसे सदमे की तरह बैठ गए हैं जिससे अब तक वो बाहर नहीं निकल पाई हैं। वो पूछना चाहती हैं, आखिर मुझे 2 सालों तक हिरासत में क्यों रखा गया? जेल में मुझे हाई ब्लड प्रेशर और छाती के दर्द की बीमारी हो गई, अब भी इलाज करवा रही हूं। इस पीड़ा और कठिनाई के लिए कौन जिम्मेदार है? दुलुबी बीबी को पहला नोटिस 2015 में मिला था। इस नोटिस के बारे में दुलुबी बीबी कहती हैं, पुलिस जब पहली बार नोटिस लेकर आई थी तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन इस बात का आश्चर्य जरूर हुआ कि बिना किसी जांच पड़ताल के एक भारतीय नागरिक को नोटिस क्यों भेजा गया। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है, यहां मेरे दादा परदादाओं की जमीन है, फिर मैं विदेशी कैसे हो सकती हूं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने एक बार नई दिल्ली में कहा था कि असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। इन ट्रिब्यूनल में किसी भी तरह की एकरूपता नहीं होने के कारण 2/3 आदेश एक पक्षीय हुए हैं। दुलुबी बीवी के मामले में उन्हें कानूनी मदद देने वाले वकील मोहितोष दास भी मानते हैं कि एफटी कोर्ट के कामकाज पर राजनीतिक दबाव रहता है, क्योंकि इस अर्ध न्यायिक कोर्ट में मेंबर की नियुक्ति प्रदेश की सरकार करती है। वे कहते हैं एफटी व्यवस्था में जिस व्यक्ति पर विदेशी होने का आरोप लगता है, उसे ही यह साबित करना होता है कि वो विदेशी नहीं है। गरीब और अनपढ़ लोग जटिल प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं और नामों की वर्तनी में मामूली गलतियों के कारण उनकी नागरिकता दांव पर लग जाती है। अगर दुलुबी बीबी के मामले में हाईकोर्ट नहीं होता तो उसकी भारतीय नागरिकता एक तरह से छीन ली गई थी। मोहितोष दास कहते हैं, दुलुबी बीवी जैसे वास्तविक भारतीय नागरिकों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन भारतीय नागरिकों को पहले विदेशी घोषित किया गया और बाद में उन्हें फिर भारतीय माना गया, ऐसे लोग मानसिक तौर पर बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो आगे का जीवन सही तरह से गुजार सके। एनआरसी कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती कहते हैं, 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद असम सरकार ने एनआरसी बनाया। इस प्रक्रिया की परेशानी की वजह से कई लोगों की जान गई। अब एनआरसी पुनः निरीक्षण के इंतजार में ठंडे बस्ते में पड़ी है। सरकारी प्रशासन फिलहाल इस एनआरसी को नागरिकता का दस्तावेज नहीं मानता और एफटी कोर्ट में जमानत के समय जिन लोगों की जरूरत पड़ती है उनका नाम एनआरसी में होना आवश्यक होता है। लिहाजा दोनों ही बातें आम लोगों के समझ से परे हैं। सीएए भी अब तक लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में ये निर्दोष लोग नागरिकता की चक्की में पीसे जा रहे हैं। असम में 31 अगस्त 2019 में एनआरसी अपडेट की फाइनल सूची प्रकाशित की गई, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम नहीं हैं। असम सरकार ने अब तक इस दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया। इस सूची को दोषपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए एक याचिका दायर कर दी। 4 साल बीत गए हैं, सिर्फ ड्राफ्ट आया है, अब तक सीएए को लागू नहीं किया गया है। असम में सीएए का पहला ड्राफ्ट आने के बाद पता चला
कि जहां 288 करोड़ रुपए खर्च होने थे वहां खर्च हुए 1600 करोड़ रुपए। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से कहा, हम चाहते हैं कि एनआरसी दोबारा कराया जाए। इसके लिए हम आसू और दूसरे संगठनों से बात कर रहे हैं। आसू एक एनजीओ है जिसने असम में सीएए एनआरसी लागू करने की मांग करी थी। अभी अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का माहौल गोदी मीडिया में शांत भी नहीं हुआ था कि सीएए को लेकर चर्चाएं अब शुरू होने लगी हैं। आपका क्या कहना है सीएए पर, हमें जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी जरूरी एक्सप्लेनर के साथ अगली वीडियो में। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।